यूरोप इस समय बड़े भू राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सक्रिय होने और रूस के प्रति उनके नरम रुख ने यूरोप की सुरक्षा रणनीति को गहरे संशय में डाल दिया है। ट्रंप प्रशासन के दौरान यूक्रेन और यूरोप को लेकर के जो तीखी टिप्पणियां की गई, उन्होंने पूरे महाद्वीप में एक नई चिंता पैदा कर दी है। अब यूरोपीय देश यह सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अगर अमेरिका ने अपनी सैन्य प्रतिबद्धता कमजोर की तो वे अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। इसी सोच के बीच तुर्की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में सामने आ रहा है। तुर्की नाटो का एक प्रमुख सदस्य है और अमेरिका के बाद नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना उसके पास है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने अपने रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उसने न केवल पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत किया है, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी खुद को स्थापित किया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान तुर्की के बनाए गए ड्रोन की प्रभावशीलता ने दुनिया का ध्यान खींचा, जब उसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इससे स्पष्ट हुआ कि तुर्की अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक सैन्य तकनीक शक्ति है। लेकिन तुर्की का महत्व केवल उसकी सेना तक सीमित नहीं है, उसका भू राजनीतिक स्थान भी बेहद खास है। यह यूरोप और मध्य पूर्व के बीच एक सेतु का कार्य करता है और ब्लैक सी के माध्यम से रूस और यूक्रेन दोनों से इसकी सीधी भौगोलिक पहुंच है। ब्लैक सी क्षेत्र यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से एक संवेदनशील इलाका है और तुर्की यहां स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में यूरोप के लिए तुर्की एक ऐसा साझेदार बन सकता है जो सैन्य और रणनीतिक दोनों स्तरों पर इसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन तुर्की की अपनी कुछ शर्तें हैं। राष्ट्रपति एर्दोआन लंबे समय से यह कहते आ रहे हैं कि तुर्की को नाटो का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद बराबरी का दर्जा कभी नहीं दिया गया। उनका मानना है कि तुर्की को केवल एक सैन्य साझेदार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसी सोच के तहत तुर्की यूरोप से 3 प्रमुख रियायतों की मांग कर रहा है। पहली मांग है कि यूरोपीय संघ उसकी सदस्यता प्रक्रिया को पुनः सक्रिय किया जाए। यह मांग नई नहीं है। तुर्की 1987 से ही यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र, मानवाधिकार और साइप्रस विवाद जैसे मुद्दों के कारण यह प्रक्रिया अब तक रुकी हुई है। एर्दोआन की सरकार चाहती है कि यूरोप अब इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले और तुर्की को बराबरी का दर्जा दे। दूसरी मांग है कि तुर्की को आधुनिक सैन्य उपकरणों और तकनीकी तक पहुंच दी जाए। जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। उसे F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया था। अब तुर्की चाहता है कि पश्चिमी देश उसकी सैन्य जरूरतों को समझे और उसे एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार माने। तीसरी मांग सीरिया और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में तुर्की के रणनीतिक हितों को स्वीकार करने की। तुर्की को खासकर कुर्दी समूहों को लेकर के चिंता है, जिसे अमेरिका और यूरोपीय देशों का समर्थन मिलता रहा है। एर्दोआन चाहते हैं कि यूरोप तुर्की की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से ले और तुर्की के पड़ोसी इलाकों में उसके प्रभाव को मान्यता दे। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप तुर्की की ये मांगें स्वीकार करेगा। यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर यूरोप तुर्की की लगातार आलोचना करता रहा है। वहीं तुर्की का आरोप है कि यूरोप उसकी सुरक्षा जरूरतों और उसके रणनीतिक स्थिति को नज़रअंदाज करता है। वहीं तुर्की को एक पूर्ण राजनीतिक शक्ति मानने से इनकार करता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप खुद को कहीं ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथ ही अमेरिका की भूमिका को लेकर की भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में तुर्की जैसा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सैन्य रूप से सक्षम देश यूरोप के लिए एक जरूरी सहयोगी बन सकता है। यूरोप के पास बहुत अधिक विकल्प नहीं है। यदि अमेरिका यूक्रेन और यूरोप को समर्थन देना कम करता है, तो यूरोप को अपने बलबूते पर एक नई सुरक्षा रणनीति बनानी होगी और इसके लिए तुर्की जैसा देश एक मजबूत स्तंभ की तरह काम कर सकता है। लेकिन यह साझेदारी कितनी अस्थायी होगी, यूरोप एर्दोआन की शर्तों पर कितना झुकेगा, यह आने वाले महीनों में तय होगा। यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता है और तुर्की अपने भू राजनीतिक और आर्थिक हितों को लेकर के सजग है। दोनों के पास अपनी अपनी मजबूरियां हैं और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और इस बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में यह देखना रोचक होगा कि क्या यूरोपीय संघ और तुर्की आपसी मतभेदों को किनारे रख करके एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ते हैं, या फिर पुरानी रुकावटें ही इस गठबंधन की संभावनाओं को रोक देती है। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी विचार हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी कोई नई वीडियो आए तो उसको सबसे पहले आप देख सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।